नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 10 का दस्तावेज और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। लखनऊ में काले धन को खपाने के आरोपों में घिरे सफायर विला बिल्डर के ठिकानों पर सीबीआई ने छापा मारा। सफायर विला बिल्डर के ऑफिस और मकान पर सीबीआई की टीम पहुंची। प्रोजेक्ट में काले धन को खपाने के आरोप है। इसके अलावा एक आईएएस अफसर के काले धन को भी व्हाइट मनी बनाने का आरोप है और इन्हीं आरोपों की जांच के लिए सीबीआई ने एलडीए से सफायर बिल्डर से जुड़ी सभी आर्थिक जानकारियां मांगी हैं। तो काले धन से जुड़े मामले में छापेमारी, सीबीआई ने एलडीए से सफायर बिल्डर की पूरी डिटेल्स मांगी है। और इसी के साथ आपको बता दें कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने का भी आरोप लग रहा है। सफायर विला बिल्डर पर यह बड़ी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की गई है राजधानी लखनऊ में, जहां सफाया विला के मालिक कमाल खान के ठिकानों पर छापा मारा गया है। बिल्डर पर काले धन से जुड़े मामले में कई आरोप लगे हैं, जिस पर छापेमारी हुई। एलडीए से सफायर बिल्डिंग की डिटेल्स भी सीबीआई की तरफ से मांगी गई हैं। इसके अलावा देखिए, सभी तरह की आर्थिक जानकारियां भी जुटाई जा रही हैं सीबीआई की तरफ से। वाराणसी में पुलिस ने बच्चा चोरों के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। इस गिरोह के 10 सदस्यों को पुलिस ने पकड़ा है। इस बच्चा चोर गिरोह के पास से पुलिस ने 3 बच्चों को बरामद किया। यह गिरोह यूपी, झारखंड और राजस्थान में सक्रिय था और बच्चों को चुराकर 2 से 5 लाख रुपए में बेच दिया करता था। कुछ दिन पहले ही वाराणसी में भी सड़क पर सो रहे गरीब परिवार के बच्चे की चोरी की तस्वीरें सामने आई थी। इस गैंग ने अब तक करीब 8 बच्चों की चोरी को अंजाम दिया है। दलालों की मदद से बिहार, राजस्थान, यूपी और झारखंड में बच्चों को बेच दिया करता था। 2 से 5 लाख रुपए लिया करता था ये और बच्चों को चुराकर उन्हें आगे बेचा करता था। 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। बच्चा चुराने वाले ये गिरोह, जिसके 10 लोग पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। 3 बच्चों को भी इनके चंगुल से छुड़वा लिया गया है। 2 से 5 लाख रुपए में ये बच्चा चोर गिरोह बच्चे को बेचा करता था। यूपी, झारखंड, राजस्थान और बिहार में ये पूरा गिरोह सक्रिय था। और देखिए, वाराणसी में किसानों पर हुए लाठीचार्ज की घटना को एक बड़ा मुद्दा बनाने के लिए विपक्ष ने अब कमर कस ली है। दरअसल इसी कड़ी में वाराणसी के मोहनसराय में अपना दल कमेरावादी की महासचिव और सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल, जिन्होंने एक सभा की और इसमें उन्होंने किसानों को न्याय दिलाने की बात कही। इस सभा में सपा, कांग्रेस और अपना दल की तरफ से कई नेता शामिल हुए। दरअसल वाराणसी में ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण के लिए किसानों की भूमि का अधिग्रहण हो रहा है। इसका किसान विरोध कर रहे हैं। सड़क से सदन तक देखिए इस तरीके की तस्वीरें सामने आई। पल्लवी पटेल, जहां देखिए किसानों पर लाठीचार्ज से जुड़े मामले में एक बड़ा मुद्दा बनाया। सभा की अपना दल कमेरावादी की महासचिव ने और उसके बाद देखिए इंसाफ दिलाने की बात कही। किसानों पर लाठीचार्ज के खिलाफ आवाज उठाने की भी बात कही गई है। और देखिए, प्रयागराज में ऑनलाइन ठगी गैंग का पर्दाफाश हुआ। पुलिस की गिरफ्त में गैंग के सरगना समेत 5 आरोपी आ चुके हैं। ट्रेजरी अफसर बनकर ये पुलिस पेंशनर्स को अपना निशाना बनाते थे और फोन पर ओटीपी मांगते थे, गोपनीय दस्तावेज उनसे ले लिया करते थे। ऑनलाइन ठगी पर साइबर क्राइम थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। तो देखिए, ऑनलाइन ठगों पर अब साइबर क्राइम थाना पुलिस एक्टिव हो चुकी है। ट्रेजरी अफसर बनकर पुलिस पेंशनर्स को अपना निशाना बनाया करते थे। उनसे गोपनीय तरीके से उनका ओटीपी और तमाम तरह के जो दस्तावेज होते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसकी डिटेल्स आपको किसी को नहीं देनी चाहिए, उन डिटेल्स को ये ले लिया करते थे और उसके बाद उन्हें अपनी ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाया करते थे। प्रयागराज का मामला, जहां ऑनलाइन ठगी गैंग का पर्दाफाश हुआ है। अब खबर है राजधानी लखनऊ से। शहर की सरकार के शपथ ग्रहण का इंतजार। महापौर, पार्षदों के शपथ का कार्यक्रम जारी। 26 या फिर 27 मई को हो सकता है शपथ ग्रहण। चेयरमैन और नगर पंचायत सदस्य भी इसमें शपथ लेंगे। तो देखिए, अभी नई नई शहर की सरकार बनी है, इंतजार है शपथ ग्रहण समारोह का। महापौर, पार्षद जो चुने गए हैं, उनका शपथ ग्रहण समारोह होना है। 26 या 27 मई को बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण हो सकता है। चेयरमैन और नगर पंचायत सदस्य भी इसमें शपथ लेंगे। और चलिए, अब बात होगी पहलवानों के हल्ला बोल की। दरअसल जंतर मंतर पर धरने पर बैठे खिलाड़ियों के प्रदर्शन का 1 महीना पूरा हो गया और अब उन्होंने प्रदर्शन को और तेज कर दिया। इसी सिलसिले में जंतर मंतर से इंडिया गेट तक कैंडल मार्च निकाला गया। तमाम दिग्गजों ने उनके समर्थन में हिस्सा लिया। ये कैंडल मार्च शाम को 5 बजे निकाला गया और यहाँ पर बृजभूषण पर आरोप लगाने वाले खिलाड़ियों ने हुंकार भरी। उनके समर्थन में आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद, सत्यपाल मलिक भी साथ में नजर आए। आपको बताएं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक के साथ बजरंग पुनिया पिछले 1 महीने से धरना दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर कई महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोप लगाया है और इसी कड़ी में इस प्रदर्शन को आज 1 महीना पूरा हुआ और कैंडल मार्च निकाला गया।
टीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण हमारे साथ बातचीत के लिए। रावण जी, पिछले कई दिनों से ये प्रदर्शन चल रहा है लेकिन गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई, आगे आप लोग की क्या रणनीति रहेगी? 1 महीना हो गया है, कई दिन नहीं हुए भाई, 1 महीना हो गया है और हम देश की राजधानी में की सड़कों पे हैं, किसी गांव की सड़कों पे नहीं है, किसी मैं समझता हूँ कि रूरल एरिया में नहीं है, ये देश की राजधानी है। और अगर यहाँ 1 महीने धरना चल रहा है और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि सत्ता पूर्ण रूप से तय करके बैठी है कि वो अपराधी को संरक्षण दे के रहेंगे और इससे न्याय के प्रति जो है वो विश्वास जनता का कम हो रहा है। आज हजारों की संख्या में जो लोग यहाँ पहुँचे हैं वो इस बात का संदेश लेके आए हैं कि बहन बेटियों की भारत में जो इतना सम्मान था आज उसको चोट पहुँची है और अगर इन बेटियों को सम्मान नहीं मिल रहा तो ये तय कर लो जो कि भाजपा के राज में किसी बेटी को सम्मान नहीं मिल रहा। भूषण से कह रहे हैं कि मैं दोषी नहीं हूं, मैं सारे टेस्ट करने के लिए तैयार, चाहे नार्को टेस्ट हो चाहे कैसा भी टेस्ट, अगर मैं दोषी निकलता तो मुझे फांसी दे दिया जाए, इसमें क्या? पहलवान भी यही कह रहे हैं, पहलवान तो कह रहे हैं उन बच्चों का भी नार्को टेस्ट करा लो, लेकिन आप जानते हैं कोर्ट में एडमिजिबल नहीं है, नार्को टेस्ट की कोई वैल्यू नहीं है कोर्ट में। सवाल ये है अगर FIR के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा तो आप समझिए कि पुलिस और सरकार मिलकर किस तरह न्याय को बाधित कर रही है और ये एक शुरुआत है। आज ये बात यहाँ से बहुत दूर तक जाएगी और मेरा मानना है कि अब आने वाले कल में आंदोलन और मजबूत होगा और जमीन पर जाएगा और इसके लिए हमने एक लंबी तैयारी की है। आप देखना अगले 3-4 दिन में जैसे आंदोलन आगे बढ़ेगा सरकार को जवाब देना भारी हो जाएगा। के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का ये प्रदर्शन, लेकिन गोंडा में पहलवानों पर किस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह ने अपना बयान दिया वो आपको बताते हैं। उनका कहना है कि पहलवान विनेश फोगाट मंथरा बनकर आई है, मंथरा से तुलना कर दी, कहा कि राम के वनवास में भी मंथरा और कैकई का रोल था। कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा पर भी अपने खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप उन्होंने लगाया, कहा कि एक तथाकथित नाबालिग लड़की को लेकर आए हैं भूपेंद्र हुड्डा और जो पैर छूते थे आज उनकी भाषा बदल गई है। ये बयान बृजभूषण शरण सिंह ने गोंडा में कार्यक्रम के दौरान दिया। मंथरा ने कुछ रोल प्ले किया था, कैकेयी ने कुछ रोल प्ले किया था, वैसे विनेश फोगाट मेरे लिए मंथरा बनकर के आए। ये मेरे लिए मंथरा बनकर के आई। पहली बार हजारों पहलवान थे, इस बार 3 पति 3 पत्नी, 3 पति 3 पत्नी, 7वां कोई नहीं। लेकिन जैसे आज हम मंथरा को धन्यवाद देते हैं, कैकेयी को धन्यवाद देते हैं, वैसे हम कुछ दिन के बाद विनेश फोगाट को भी धन्यवाद देंगे। कोई सबक नहीं है, कोई गवाह नहीं है, सब कुछ खुश है। तो इन्होंने खेल मंत्रालय की जांच के रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया, इन्होंने ओलंपिक कमेटी के जांच का इंतजार नहीं किया और दीपेंद्र हुड्डा नहीं भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा नहीं भूपेंद्र हुड्डा इस नए षड्यंत्र में शामिल हुए और एक तथाकथित नाबालिग लड़की को लेकर के आए। तो सुना आपने बृजभूषण शरण सिंह को, वो चुनौती दे रहे थे कि पहलवान भी अपना नार्को टेस्ट कराएं, लेकिन उनकी इसी चुनौती पर बजरंग पुनिया ने भी कह दिया कि हम तो नार्को टेस्ट के लिए तैयार है और बृजभूषण को हीरो क्यों बनाया जा रहा है। नार्को टेस्ट की मांग पहलवानों की थी, ये बयान बजरंग पुनिया ने दिया। साफ तौर पे कहा है कि वो सभी तरीके से तैयार है। एक मिनट में आप ये बताओ, बृजभूषण को इतना हीरो क्यों बना रहे हो? नार्को टेस्ट की बात किसने की थी? किसने की थी? खिलाड़ियों ने की थी सबसे पहले, उसको क्यों इतना हीरो? अब वही वो कह रहे हैं टेस्ट के लिए तैयार है, पूरी तरीके से तैयार है। वो तैयार है तो करवाओ उसका। तो देखिए, दिल्ली में एक तरफ पहलवानों के कैंडल मार्च को समर्थन देने को लेकर यूपी में नया विवाद अब शुरू हो गया। मेरठ में राष्ट्रीय लोकदल ने कैंडल मार्च की इजाजत न मिलने पर नाराजगी जाहिर कर दी। प्रशासन के रवैये से खफा होकर बड़ा हमला बोला है। RLD के राष्ट्रीय महासचिव हैं राजेंद्र शर्मा जी। राजेंद्र जी बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं, क्या है इस गुस्से के पीछे की वजह? देखिए, 3 दिन पूर्व छात्रों, खिलाड़ियों और विभिन्न राजनीतिक दलों, स्वतंत्रता सेनानी परिवारों से बातचीत हुई और ये तय हुआ कि हम 23 तारीख की शाम को
पहले तो ये बच्चा पार्क से शुरू करें, मगर लास्ट में चलो छोटा सा कर लिया जाए। तो कचहरी पुल मंगल पांडे की मूर्ति से लेकर चौधरी चरण सिंह की मूर्ति उस पार्क तक कैंडल मार्च निकाला जाए। दिल्ली में करीब 1 महीने से पहलवान धरने पर हैं, उनकी मांगे जायज़ हैं, उनकी नैतिक समर्थन के लिए ये निर्णय किया गया था। कल सुबह से हमारे साथी प्रयास किए, पहले एडीएम साहब से मिले, फिर सिटी मजिस्ट्रेट से मिले, एसीएम ने सीईओ को लिखा, सीईओ ने इंस्पेक्टर को लिखा, सिविल लाइन को, इंस्पेक्टर ने सीईओ को लिख दिया। आज सुबह जब नहीं हुआ तो मैंने खुद प्रयास किया और मुझे उत्तर मिला कि साहब एसीएम ने सीईओ से बात की, उसने कहा साहब मुस्करा करके कहा साहब ऊपर से अनुमति नहीं है, अनुमति न दी जाए। मैं 56 साल के राजनीतिक जीवन में 56 साल और मैं विभिन्न आंदोलनों में, सत्याग्रहों में सक्रिय भागीदारी हमेशा की है। आज मुझे आश्चर्य हुआ, ताज्जुब हुआ कि ऐसे एक शांतिपूर्ण मार्च को अनुमति न दी जाए। इससे दुर्भाग्य की बात कोई हो ही नहीं सकती। इस विषय पर मैं भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को, विधायकों को, उन सबको भी पत्र लिखूंगा, जैन जी को अवगत कराऊंगा और प्रशासन पर की प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलकर के भी 2-4 दिनों में प्रयास करूंगा, मुख्यमंत्री से मिलकर के ये जाना जाए क्या उत्तर प्रदेश में धरना, शांतिपूर्ण धरना, प्रदर्शन, सत्याग्रह करना क्या बंद हो गया? वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। दिल्ली में तैयार हुए नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर विवाद बढ़ता चला जा रहा है और इसी बीच 28 मई को होने वाले उद्घाटन कार्यक्रम का निमंत्रण कार्ड भी सामने आया। लेकिन इस मुद्दे पर विपक्ष ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस की मांग है कि संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री से नहीं बल्कि राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए। लेकिन विपक्ष ने उद्घाटन की तारीख पर भी सवाल खड़े किए हैं। दरअसल आपको बताएं कि 28 मई को दोपहर को 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। अब इसको लेकर सियासत गरमाई हुई है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन को लेकर सवाल खड़े किए। आरोप लगा रही है कांग्रेस कि नए संसद भवन का शिलान्यास भी राष्ट्रपति से नहीं कराया गया और लोकार्पण तक भी नहीं कराया जा रहा। वहीं भाजपा ने इस पर कांग्रेस को जवाब दिया। ये महामहिम राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए था, पर प्रधानमंत्री जी क्यों करना चाहते हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये पूर्ण रूप से महामहिम राष्ट्रपति का अधिकार है। संसदीय लोकतंत्र में असली कार्यकाल का तो प्रधानमंत्री होता है, इसलिए इस पर अगर कोई सवाल उठाता है तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। संसद भवन के उद्घाटन का इंतजार पूरा देश की जनता कर रही थी और ये ऐतिहासिक काम हुआ है। और जब जब इस प्रकार के अच्छे काम होते हैं, ऐतिहासिक काम होते हैं, तो कांग्रेस राजनीति करती है। लेकिन कांग्रेस की राजनीति करने से, इस प्रकार के बयान देने से होने वाला नहीं है। यूपी में हेल्थ एटीएम लगाने के लिए करोड़ों के टेंडर में गड़बड़ी की बात सामने आई। आरोप है कि नियमों को दरकिनार करके बिना लाइसेंस वाली फर्म्स को एंट्री दी गई है और अब इस मामले में सीएम योगी से शिकायत की गई, जिसके बाद डीजी हेल्थ ने जांच के आदेश भी दे दिए। बताया जा रहा है कि चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर में गड़बड़ी की गई है। दरअसल हाल ही में 400 नए हेल्थ एटीएम्स को लेकर टेंडर दिया गया था और करीब 20 करोड़ का ये टेंडर यूपी मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन ने किया है, जिसकी शिकायत माई लैब की फर्म संस्कृटेक स्मार्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने की है। डीजी हेल्थ डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव वर्मा जी हैं। मैम, जो हेल्थ एटीएम का कॉन्सेप्ट है, एक कंप्लेन आई है उसमें कि कुछ ऐसी कंपनियों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, टेक्निकल में पास किया गया है, जिनके पास CDSCO सर्टिफिकेट ही नहीं है। हाँ, कंप्लेंट आई है। जो आए थे सज्जन हमें बता गए हैं कि उनको कुछ शिकायतें हैं। उन्होंने दिया है हमें पेपर्स, जिसके लिए हम जांच करा रहे हैं। जांच कराने के बाद ही हम इसके बारे में कुछ कहने में सक्षम होंगे, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ एक शिकायत आई है और कॉरपोरेशन में भी इसके बारे में जानकारी है कि थोड़ा सा रिजनमेंट कहीं कुछ हो रहा है। देख लेते हैं, फिर बताते हैं। अभी तक तो फ़िलहाल प्राथमिकता हमारी है कि एटीएम ठीक से लगें और 606 लग भी गए हैं प्रदेश भर में। आगे और भी लगाएंगे ही हम लोग, ये सब शिकायतों को भी निस्तारित करेंगे। तो ये माना जाए कि जो भी शिकायत है उसके निस्तारण के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी? हाँ, जब शिकायत आई है तो उसको ज़रूर उसके सापेक्ष देखना तो पड़ेगा ही। जो भी इसमें अगर कहीं कोई गड़बड़ी मिलती है तो जो भी रिस्पॉन्सिबल होंगे उन पर कार्रवाई की उम्मीद की जाए। जो गड़बड़ी मिलेगी तो ज़रूर उसमें सुधार किया जाएगा और उसके लिए जो भी आवश्यक होगा वो किया जाएगा।
शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ में डीजी हेल्थ डॉक्टर रेणु जी। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एक तरफ तो जहां भाजपा यूपी में मिशन 80 की तैयारी कर रही है, तो वहीं कानपुर में भाजपा के दिग्गजों के बीच जंग छिड़ी हुई है। भाजपा सांसदों और विधानसभा स्पीकर के बीच जारी लड़ाई पार्टी को कानपुर और अकबरपुर लोकसभा सीट पर नुकसान पहुंचा सकती है। हाल ही में सतीश महाना की तरफ से बुलाई गई विकास को लेकर बैठक से भाजपा सांसद सत्यदेव पचौरी और देवेंद्र सिंह भोले ने न सिर्फ दूरी बनाई बल्कि सवाल भी उठा दिए। अब ऐसे में माना जा रहा है कि सतीश महाना जहां कानपुर लोकसभा सीट से पार्टी के प्रबल दावेदार हैं, इसके अलावा महापौर के टिकट को लेकर दोनों आमने सामने आ गए। अब ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में गुटबाजी और तेज हो सकती है। कि कानपुर में भारतीय जनता पार्टी दो खेमे में बटी हुई है। एक खेमा पचौरी गुट कहलाता है और दूसरा खेमा सतीश महाना का गुट कहलाता है। निकाय चुनाव से पहले भी इन दोनों के बीच काफ़ी रस्साकसी देखी गई, लेकिन जीत सतीश महाना गुट की हुई और प्रमिला पांडे महापौर प्रत्याशी बनी और महापौर का चुनाव भी जीत गई। अभी तक की बात जो जानकार कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि दोनों गुटों के कार्यकर्ता या बड़े नेता चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन 2024 के लिए दोनों ही ताल ठोक रहे हैं। सांसद के रूप में सत्यदेव पचौरी 5 साल पूरा करेंगे और 2024 में एक बार फिर से अपनी दमखम से अपनी प्रत्याशिता को सामने रखने जा रहे हैं पार्टी के। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि सतीश महाना भी 2024 में लोकसभा चुनाव कानपुर से लड़ना चाहते हैं। ऐसे में दो दिग्गजों के बीच बड़ी फाइट देखने को मिल सकती है और यही कारण बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में आने वाले दिनों में गुटबाजी और ज़्यादा बढ़ सकती है, कार्यकर्ताओं में खेमेबंदी हो सकती है और इसका नतीजा ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का मिशन 80 का जो लक्ष्य है वो डिस्टर्ब हो सकता है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। बहुत ही जल्द उत्तराखंड को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। इसको लेकर ट्रायल रन हो चुका है। आज देहरादून से सहारनपुर के बीच ट्रेन का ट्रायल रन पूरा हुआ। बताया जा रहा है कि 25 मई को इस ट्रेन का उद्घाटन हो सकता है। गाड़ी का ट्रायल रन जारी है देहरादून से। हाँ, ट्रायल हो रहा है अभी इसका फिलहाल। कहाँ से आई है और कहाँ देहरादून से आई है, आनंद विहार तक जाएगी बस। और इसका कब से शुरुआत हो रही है? 25 तारीख से। खबर राजधानी लखनऊ से है। अपने सिंबल पर गठबंधन में आम चुनाव लड़ेगी निषाद पार्टी। 3 चरणों में लोकसभा चुनाव की तैयारी करेगी। पहले चरण में 27 लोकसभा सीटों पर एनडीए के पक्ष में प्रचार होगा और लोकसभा चुनाव को लेकर निषाद पार्टी ने प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। प्रदेश संगठन के नेताओं को लोकसभा चुनाव में लगाया गया है। तो 3 चरणों में लोकसभा चुनाव की तैयारी करने वाली है निषाद पार्टी। हमारे साथ में इस समय निषाद पार्टी के अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी हैं। संजय जी, किस तरह से तैयारी है लोकसभा चुनाव की? देखिए, कार्यकर्ता खड़ा और बड़ा पार्टी करता और रीढ़ की हड्डी होता है और वही नेता के उद्देश्यों या विचार को गांव-गांव तक पहुंचाता और गांव की समस्याओं के समाधान के लिए आवाज़ लाता। इसलिए एक कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें सभी प्रदेशों के 75 जिलों के हमारे जो अध्यक्ष हैं और 7 विंग हमारे हैं। तो पार्टी है, संगठन है, राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद, युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, द ग्रेट युवा वाहिनी और आईटी सेक्टर के 7 अध्यक्ष हैं। और प्रदेश की जितनी कार्यकारिणी वो है और महिला मोर्चा की कार्यकारिणी प्रदेश की या युवा मोर्चा की। 10 के दस्तावेज में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।